हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे। दुर्ग की श्रेणी में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको नक्शेबाई बताया था, नक्शेबाई मैंने आपको बताया था कि हमने गंगानगर में कोई मुख्य किला था नहीं, गंगानगर के बारे में पढ़ा। गंगानगर के नीचे बीकानेर आया हुआ है, बीकानेर के बारे में पढ़ा। आज बीकानेर के नीचे आगे का जो अपना जिला है जैसलमेर, तो जैसलमेर के दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ना शुरू करेंगे जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग पढ़ेंगे। जैसलमेर के दुर्ग के बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर, भले चिणायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ चाहे दिल्ली है या फिर गढ़ चाहे आगरा में भी क्यों न हो, आधे गढ़ के रूप में हम बीकानेर को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और बीकानेर भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। लेकिन जो भाटियों के द्वारा चिनाया गया है, जिसकी चुनवाई करवाई गई है, वो जो जैसलमेर का दुर्ग है, वो सारे दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इसीलिए कहा गया कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। तो जैसलमेर का दुर्ग आज पढ़ना शुरू करेंगे अपनी शौर्य गाथाएं लिए हुए। जैसलमेर दुर्ग को पढ़े उससे पहले मैं आपको पढ़ने का तरीका बताना चाहूंगा कि हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसलमेर दुर्ग के निर्माण के संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसलमेर दुर्ग के निर्माण के बाद जैसलमेर दुर्ग को किन किन उपनामों से पुकारा जाता है, उन उपनामों का जिक्र करेंगे कि किन किन नामों से पुकारा जाता है, और अगर कोई टिप्पणी की गई है इस दुर्ग के ऊपर तो उन टिप्पणियों को भी शामिल करेंगे। उसके बाद इस दुर्ग की हम कुछ विशेषताओं का जिक्र करेंगे, कुछ विशेषताओं की बात करेंगे कि इस दुर्ग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उसके बाद इस दुर्ग के अंदर आए हुए दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे महल, कुछ भी इसके अंदर जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग में जो साके हुए उनके बारे में। अब ये साके क्या होते हैं वो छोटा सा थोड़ी सी समझने का प्रयास करना, कुछ शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। साके क्या होते हैं कि प्राचीन काल में जब राजपूत महाराजा हुआ करते थे तो उन समय शत्रुओं का आक्रमण होता था। शत्रुओं का जब आक्रमण होता था, राजा बड़ी बहादुरी बड़ी वीरता के साथ उस युद्ध को लड़ता था। लेकिन युद्ध लड़ते समय राजा को ऐसा महसूस होता था कि अब मेरी पराजय निश्चित है। उस समय जो राजा होता था वो सर पर केसरिया वस्त्र धारण करके, केसरिया वस्त्र धारण करके, सर पर केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता था, अपने प्राणों को युद्ध भूमि में न्योछावर कर देता था। उसे कहा जाता था केसरिया। यानी केसरिया का मतलब हुआ राजा के द्वारा वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति को प्राप्त होना राजा के द्वारा। राजा जब वीर गति को प्राप्त हो जाता था सर पर केसरिया धारण करके, तो उसे कहा जाता था केसरिया। एक और शब्द आता है, एक और शब्द आता है जब युद्ध के अंदर राजा की मृत्यु हो जाती थी, रानियों को जब ये पता चलता था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो उस समय जो रानियां होती थी वो जौहर कर लेती थी। रानियां जौहर कर लेती थी, यानी अपने पति को जब उनको पता चलता कि उनका पति की मृत्यु हो चुकी है तो वो जल में या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। जब इन दोनों को मिला दिया जाए कि केसरिया और जौहर,
इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का सम्मिलित रूप कहलाता था शाखा। और जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है, जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में हम अभी अंदर पढ़ेंगे कि जैसलमेर में 2.5 शाखे किस तरीके से हुए। तो ये थे शाखे, यानी केसरिया और जौहर जब दोनों सम्मिलित रूप से हो जाते थे तो उन्हें हम शाखे कहकर पुकारते थे। तो इस तरीके से हम इस किले को पढ़ना शुरू करेंगे। निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उपनामों के बारे में और कुछ टिप्पणियां की गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, विशेषताओं का जिक्र करेंगे और दर्शनीय स्थलों के बारे में पढ़ेंगे और जैसलमेर के 2.5 शाखों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, इसके निर्माण के संबंधित जो तथ्य हैं, इसके निर्माण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो निर्माण के बारे में, इसके निर्माण के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है वो सीधी सिंपल सी एक डेट याद रखनी है कि 12 जुलाई 1155 ईस्वी, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को इस किले का निर्माण हुआ, निर्माण शुरू करवाया गया है। निर्माण करवाया, किसने करवाया? इस किले का जो निर्माण था वो राव भाटी शासक राव जैसल ने करवाया, राव जैसल ने करवाया। और इसी डेट पर किले का निर्माण करवाया गया और इसी डेट पर जैसलमेर की भी स्थापना की। इसी सन में जैसलमेर की स्थापना हुई, जैसलमेर की स्थापना, जैसलमेर नगर बसाया गया। अब इस किले की शुरुआत, किले को बनाना तो शुरू किया था राव जैसल ने, लेकिन कुछ समय बाद इन राव जैसल की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस किले का जो ज्यादातर निर्माण था, इस किले का जो ज्यादातर निर्माण था वो राव सालवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ज्यादातर जो इस किले का निर्माण था वो राव सालवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ज्यादातर निर्माण इनके समय आया। और एक इतिहासकार हुए जिनके बारे में हम खूब पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। अब दशरथ शर्मा ने क्या कहा? दशरथ शर्मा के अनुसार इस किले को बनने में 7 वर्ष का समय लगा, 7 वर्ष का समय लगा। आप याद रख सकते हैं 7 वर्ष का समय कैसे लगा? जैसे जैसलमेर में 5 अक्षर हो गए और दुर्ग में 2 अक्षर, तो जैसलमेर के 5 और दुर्ग के 2, ऐसे मिलाकर 7 होते हैं। पूरे के पूरे जो शब्द हैं, वर्ण हैं, पूरे 7 वर्ण होते हैं और 7 वर्ष ही लगे इस जैसलमेर के दुर्ग को बनने के लिए। ये निर्माण संबंधी तथ्य है जो आपको कुछ याद रखना है कि 12 जुलाई 1155 ईस्वी को इस दुर्ग का निर्माण हुआ। इसी समय राव जैसल ने इस दुर्ग के निर्माण का कार्य शुरू किया। इसी सन में जैसलमेर की स्थापना हुई। इस किले का जो ज्यादातर कार्य है वो राव सालवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इतिहासकार दशरथ शर्मा मानते हैं कि इस किले का निर्माण होने में 7 वर्ष का समय लगा। आगे इस किले के बारे में देखना चाहे तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमें इस किले के उपनाम व इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है तो वो हम याद रखेंगे। ज्यादातर प्रश्न जो मुख्यतः वर्तमान कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इनमें से ही पूछे जाते हैं। अब इसके किले के उपनाम की बात की जाए तो सबसे पहले जैसलमेर में बना हुआ है, इसीलिए इसे जैसलमेर दुर्ग कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग कहकर पुकारा जाता है। दूसरी जो चीज सबसे प्रसिद्ध नाम है इसका
जो ज्यादातर किताबों के अंदर, जो कंपटीशन एग्जाम की किताबें होती है उनमें लिखा हुआ मिलता है, वो इसका नाम है सोनारगढ़। ज्यादातर जगह पर सोनारगढ़ नाम लिखा हुआ मिलता है, सोनारगढ़ नाम लिखा हुआ मिलता है ज्यादातर किलों में, ज्यादातर किताबों के अंदर के सोनारगिरी या सोनारगढ़ ये नाम देखने को मिलता है। सोनारगढ़ क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है, और जब सुबह के समय सूर्य की स्वर्णिम आभा उस किले पर पड़ती है, आभा का मतलब हुआ चमक, हम साथ साथ में हिंदी के कुछ अनोखे शब्दों की भी बात करते जाएंगे। तो सूर्य की जो स्वर्णिम आभा होती है, आभा का मतलब हुआ चमक, तो जो किले पर जो सूर्य की जो चमक पड़ती है तब पीले पत्थरों से निर्मित दूर से देखने पर सोनारगढ़ का किला ऐसे दिखाई देता है जैसे सोने का बना हुआ हो, इसीलिए इसे कहा गया सोनारगढ़। और आपको पता ही होगा जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहकर पुकारा जाता है, सोने की नगरी। तो इस किले का दूसरा नाम हुआ सोनारगढ़, जो आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बात करूं मैं इस किले के नाम की, तो इसको राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूह होगा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसी तरीके से जो जैसलमेर का दुर्ग है वो चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है, उनके बीच आया हुआ है, धोरों के बीच घिरा हुआ है, इसीलिए इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। अगले नामों की बात करूं तो इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहकर पुकारा जाता है। अन्य नामों की बात करूं तो ये जो किला है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। इसी पहाड़ी को प्राचीन काल में गौरहरा पहाड़ी कहा जाता था, इसी त्रिकुट पहाड़ी को प्राचीन काल में गौरहरा पहाड़ी कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम गौरहरागढ़ भी देखने को मिलता है, इसी का नाम। इस किले के अन्य नामों की बात करूं मैं, कुछ अन्य नामों की बात करूं इस किले के बारे में, तो पहले जैसलमेर को जैसाण कहा जाता था, तो इसे जैसाणगढ़ भी कहा जाता है, इसे जैसाणगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो बिल्कुल गलियों में आया हुआ है, बिल्कुल जैसलमेर दुर्ग के अंदर हम जाएंगे या आप कभी घूमने गए हो तो पूरा का पूरा गलियां हैं, जिसमें गलियां ही गलियां बनी हुई हैं, जिसमें हम दुर्ग को देखते हैं, गलियों के बीच बसा हुआ है, इसीलिए इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है, इसीलिए इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। अब अगर एक मैं टिप्पणी की बात याद आपके सामने रखूं तो आपको याद रखनी है कि इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था, किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि अगर अबुल फजल ने इनके बारे में कहा था, क्या कहा था कि अगर इस किले तक हमें पहुंचना है, अगर इस किले तक हमें पहुंचना है तो हमारे पैर पत्थर के होने चाहिए। हमारे पैर कैसे होने चाहिए? पत्थर के होने चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा इसलिए कहा कि प्राचीन काल में कहीं आने जाने के साधन तो थे नहीं, अगर कहीं आना जाना होता तो बैलगाड़ियों के माध्यम से, और हेमू तेज अगर फरारी की बात करें जो पुरानी टाइम में चलती तो बा होती घोड़ा गाड़ी, सबसे तेज चलने वाला वाहन था घोड़ा के। तो अबुल फजल ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर जैसलमेर के किले तक पहुंचने हैं तो पत्थर के पैर होने चाहिए, क्योंकि रेतीले बहुत सारे धोरों को पार करना पड़ता था, तब जैसलमेर के दुर्ग तक पहुंचा जाता था। इसीलिए अबुल फजल ने कहा कि अगर जैसलमेर के दुर्ग तक हमें पहुंचना है तो हमारे पैर पत्थर के होने चाहिए, पत्थर के होने चाहिए। पैर कैसे होने चाहिए? पत्थर के होने चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ इनके अन्य नामों का जिक्र हुआ जो आपको याद रखना है। ये अपना दूसरा टॉपिक हो गया। अब
अब इस किले की विशेषताओं की बात करते हैं। अब इस किले की विशेषताओं की बात करते हैं। इस किले की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। इस किले की विशेषताओं के बारे में पहली जो विशेषता आपको याद रखनी है इस किले के बारे में कि ये एक तरीके का धानवन दुर्ग की श्रेणी, धानवन दुर्ग है या धानवन दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरी जो चीज याद रखनी है आपको, अगर राजस्थान के नक्शे को मैं एक गोल रूप दे दिया जाऊं, राजस्थान के नक्शे को गोल रूप दे दिया जाए तो ऊपर की तरफ जो दिशा होगी वो होगी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। नीचे की तरफ अगर बात कर लिया जाए तो दक्षिण दिशा। ये हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। अब राजस्थान के नक्शे में बात करें तो राजस्थान के नक्शे में उत्तर की तरफ एक जगह आई हुई है, एक जिला आया हुआ है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अगर पश्चिम में बात करें तो हम ले लेते हैं जैसलमेर। अगर दक्षिण की बात करें तो यहां पर ले लेते हैं हम चित्तौड़गढ़ और यहां पर बात करें तो हम ले लेते हैं भरतपुर। अब इन चार जिलों को क्यों रखा मैंने राजस्थान के नक्शे में? क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर एक किला बना हुआ है भटनेर का किला। भटनेर का किला। अब ये जो किला है राजस्थान में समय समय पर चारों तरफ से आक्रमण होते रहे थे। जो एक दिशा के अंदर जो मुख्य किला होता था वो पूरे राजस्थान की रक्षा करता था। तो हनुमानगढ़ का जो भटनेर का किला है उस किले को राजस्थान का उत्तरी द्वार का रक्षक या उत्तरी द्वार का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान का उत्तरी द्वार का प्रहरी किला, यानी ये हमेशा उत्तर का जो भटनेर का किला था जो राजस्थान के उत्तर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों से रक्षा करता था, इसीलिए हनुमानगढ़ के भटनेर किले को उत्तरी द्वार का प्रहरी कहा जाता है। भरतपुर के अगर दुर्ग की बात करूं तो लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग। ये लोहागढ़ का दुर्ग पूर्वी, जैसे भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है या राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो भरतपुर के अंदर बना हुआ लोहागढ़ का दुर्ग या भरतपुर दुर्ग, इसको पूर्व का प्रहरी कहा जाता है, यानी पूर्व से आने वाले आक्रमणकारियों से ये रक्षा करता था। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और अगर दक्षिण की मैं बात करूं, ये आपको चारों नाम लिखने के उत्तर में आया हुआ हनुमानगढ़ भटनेर का किला उत्तरी सीमा का प्रहरी, भरतपुर या लोहागढ़ का किला पूर्वी द्वार का प्रहरी, चित्तौड़गढ़ का किला दक्षिणी सीमा का प्रहरी, इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और जैसलमेर का किला ये हो गया आपके पश्चिमी सीमा का प्रहरी। ये चारों किले आपको याद रखने हैं, ये दूसरी विशेषता हो गई इनकी। अगर मैं अन्य इस दुर्ग की विशेषता की बात करूं तो ये पूरा दुर्ग सिर्फ पत्थरों के सांचों को आपस में जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। सिर्फ इसमें कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, न सीमेंट का प्रयोग किया गया है। ये एक अनोखी बात है इसके बारे में कि पूरे किले में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थरों के जो स्लॉट होते हैं उन्हें जोड़कर ये किला बनाया गया है। पत्थरों के स्लॉट को जोड़कर एक पत्थर से ऊपर वापस इस तरीके से पत्थर रख दिया, वापस यहां पर पत्थर रख दिया, यहां पर एक पत्थर रख दिया, यहां पर पत्थर रखा, इस तरीके से स्लॉट से जोड़कर ये पूरा का पूरा किला निर्मित किया गया है। तीसरी विशेषता की इसके बारे में बात करें तो वो आपको याद रखनी है इसके बारे में कि इस दुर्ग में कुल 99 बुर्ज बने हुए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
इस दुर्ग के अंदर पूरे राजस्थान में सर्वाधिक है। 99 बुर्ज बने हुए हैं इस किले के अंदर, जो राजस्थान में सर्वाधिक हैं, इसीलिए इसे बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, बुर्जों वाला किला कहा जाता है, बुर्जों वाला किला, क्योंकि सर्वाधिक जो बुर्ज हैं पूरे राजस्थान में वो इस जैसलमेर के किले में बने हुए हैं, इसीलिए इसे बुर्जों। तो अगली विशेषता देखते हैं हम इस किले की। जो चौथी विशेषता है वो विशेषता, अगर मैं किले को इस तरीके से पूरे के पूरे गोल भाग में ले लूं तो समझने का प्रयास करना। इस किले की जो चौड़ाई है, किले की जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई है 1500 फीट, 1500 फीट। और अगर लंबाई के संदर्भ में देखें इस किले की तो 750 फीट इस किले की लंबाई है। ये किला की ये जो विशाल आकृति के कारण ही, ये विशाल आकृति के कारण ही कि इतनी तो 1500 फीट तो इसकी चौड़ाई और 750 फीट लंबाई, इस किले को इसी विशेषता के कारण ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या हुआ? जहां पर लोग रहते हैं, यानी आवासीय किला। आवासीय किला यानी जहां पर जिस किले के अंदर लोग भी निवास करते हैं, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला जिसमें लोग रहते हैं। तो मैंने यहां पर बात की कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो पहला कौन सा हुआ? तो पहला लिविंग फोर्ट या पहला सबसे बड़ा किला जिसके अंदर सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, तो प्रथम लिविंग फोर्ट जिसमें सर्वाधिक लोग निवास करते हैं राजस्थान का, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। ये जो मैंने बात की, ये तो हो गया पश्चिमी सीमा का प्रहरी, और चित्तौड़गढ़ का किला हो गया दक्षिणी सीमा का प्रहरी, जिसमें सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। ये जो जैसलमेर का किला है, इसके चारों तरफ ये जो परकोटा बना हुआ है, चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है, ये जो परकोटा बना हुआ है चारों तरफ, जो ये परकोटा बना हुआ है चारों तरफ, इस परकोटे को कमरकोट या पाड़ा कहकर पुकारा जाता है, या पाड़ा कहकर पुकारा जाता है। इन नामों से पुकारा जाता है। ये इस दुर्ग की कुछ विशेषता हो गई। अन्य में अगर विशेषता की बात करना चाहूं इस दुर्ग की, तो आपको सन याद रखना पड़ेगा 2009 में इस दुर्ग पर एक 5 रुपए का टिकट जारी किया गया। 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था। इसी दुर्ग में 2009 में जब भूकंप आया था, तो इस दुर्ग के अंदर दरारें पड़ गई थी। 2009 में। ये इस दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई जो आपको याद रखना है। और याद रखना चाहिए अगर एक्स्ट्रा में, तो सत्यजीत रे नाम के एक निर्देशक है, सत्यजीत रे नाम के एक निर्देशक हैं, जिन्होंने इस सोनारगढ़ के किले पर एक फिल्म बनाई, और उस फिल्म का नाम भी है सोनारगढ़। सोनारगढ़ नाम से एक फिल्म का निर्माण किया गया। ये इस किले की कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई जो आप याद रख सकते हैं। आगे पढ़ना शुरू करते हैं इस किले के बारे में। आगे पढ़ना शुरू करते हैं जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। आगे की जो अपन को जो बात पढ़नी है वो पढ़नी है इस किले के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या इस किले के अंदर हम देख सकते हैं। तो दर्शनीय स्थलों की बात की जाए, दर्शनीय स्थलों के बारे में मैंने आपको कहा कि हमको 3 तरीके से पढ़ने हैं। दर्शनीय स्थल 3 तरीके के पढ़ने हैं। सबसे पहले इस दुर्ग के दरवाजों के बारे में बात करेंगे
दुर्ग के दरवाजों के बारे में। फिर इस दुर्ग के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर इस दुर्ग के अंदर जो महल बने हुए हैं उन महलों के बारे में बात करेंगे। फिर इस दुर्ग के अंदर कोई विशिष्ट निर्माण हुआ है, इस दुर्ग के अंदर कोई विशिष्ट निर्माण है तो उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं दरवाजों के बारे में बात करूं तो इस दुर्ग का जो मुख्य द्वार है, दरवाजों को अपने मारवाड़ी में पौड़ कहा जाता है, पौड़ कहा जाता है और ल इस तरीके से लिखा जाता है। बोलते हैं ऐसे, हिंदी में पौल लिखते हैं और ल, ये ल हो गया। तो दरवाजों की बात की जाए तो जो मुख्य दरवाजा है इस दुर्ग का वो है अक्षय पौड़, अक्षय पौड़, ये इस किले का मुख्य दरवाजा है। उसके बाद बहुत सारे अनेक दरवाजे हैं जिनके बारे में याद रखना है। ये हो गया अक्षय पौड़। उसके बाद आती है भगवान गणेश जी के नाम पर गणेश पौड़, और भी अनेक सारी देवताओं के नाम पर पौड़ों का नाम रख लेते थे। गणेश पौड़, एक है भूता पौड़। उसके बाद अगर अन्य दरवाजों की बात की जाए, अक्षय पौड़, गणेश पौड़, भूता पौड़, इस तरीके से सूरज पौड़, ये इस तरीके से पौड़ों के नाम रख देते थे। इनको हमें मंदिरों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है इस दुर्ग के अंदर बना हुआ वो है स्वांगिया माता का मंदिर। स्वांगिया माता का मंदिर। स्वांगिया माता के बारे में याद रखना है कि ये स्वांगिया माता जो जैसलमेर के जो भाटी राजा हैं, स्वांगिया माता के बारे में याद रखना है कि जो जैसलमेर के जो भाटी राजा हैं उन राजाओं की ये कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी। मैंने दो शब्दों के बारे में बताया था, एक तो कुल देवी और एक आराध्य देवी। इन दोनों के बारे में समझो, एक आराध्य देवी या इष्ट देवी या अधिष्ठात्री देवी, और एक शब्द आता है कुल देवी। इन दोनों के मतलब जैसे हर वंश के अंदर होते हैं, आपके भी कुल देवी होगी आपके वंश की। अब अपन को याद क्या रखना है, इन दोनों में अंतर क्या है। कुल देवी का मतलब हुआ, नाम से पता चल रहा है, कुल का मतलब होता है वंश, यानी कुल देवी वो हुई कि उसी वंश में जिसने जन्म लिया, ऐसी बालिका या ऐसी बहन जिसने उस कुल के अंदर जन्म लिया और अपने चमत्कारिक पर्चों के कारण वो पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो गई अपने चमत्कारिक कार्यों के कारण, तो हम उन्हें कुल देवी कहते हैं। आराध्य देवी, इष्ट देवी या अधिष्ठात्री देवी वह देवी हुई जिसे कोई अपनी श्रद्धा से, कोई भक्ति से जिसे मानता है। जैसे कोई जोग माया को मानता है, कोई अलग अलग माताओं की पूजा करते हैं हम राजस्थान में। और कुल देवी का मतलब हुआ कि उसी वंश में जिसने जन्म लिया हो। तो भाटी राजाओं की जो कुल देवी हैं वो है स्वांगिया माता, वो है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता को आईनाथ जी, इसी मंदिर को आईनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है, आईनाथ जी का मंदिर कहा जाता है इसी को। दूसरा जो याद रखना है वो अपन को याद रखना है लक्ष्मीनाथ जी का। लक्ष्मीनाथ जी, कहीं पर लक्ष्मी नारायण जी भी लिखा हुआ आता है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, ये याद रखना है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। इसमें अपन को क्या याद रखना है, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में याद रखना है कि ये जो मूर्ति थी वो रावल वेरीसाल जी के द्वारा स्थापित की गई। ऐसा माना जाता है कि 1437 के अंदर, 1437 में ये मेड़ता से इस मूर्ति को लेकर आए थे, मेड़ता पाली के अंदर जहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था। तो रावल वेरीसाल जी 1437 ईस्वी के अंदर इसको मेड़ता से लेकर आए थे। इसी मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं वह लक्ष्मीनाथ जी को जैसलमेर का वास्तविक स्वामी मानते हैं और खुद को लक्ष्मीनाथ जी का दीवाना कहते हैं। यानी लक्ष्मीनाथ जी को तो
अपने राज्य का वास्तविक स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनका दीवाना कहते हैं। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर हो गया। महलों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बना हुआ है महलों के बारे में मुख्य सर्वोत्तम विलास, ये सिलावटों के द्वारा बनाया गया 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में सिलावटों के द्वारा बनाया गया और महाराजा वेरीसाल जी को इन्होंने भेंट कर दिया था। महाराजा वेरीसाल जी को भेंट किया था सर्वप्रथम बनाकर, उसका वापस धीरे धीरे उस पर निर्माण होते गए। 5 मंजिला ये इमारत है, 5 मंजिला इमारत है और ऊपर इस तरीके से गोल एक गुंबज लगा हुआ है, एक छतरी रखी गई है उस पर, इस तरीके से एक छतरी रखी गई है। 5 मंजिला है जो बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरे महलों की बात की जाए तो एक बादल महल है। बादल महल ये भी आपको याद रखना है, जब महल पढ़ेंगे उस समय विस्तारित तौर पर पढ़ेंगे। बादल महल है। इस बादल महल का नाम बादल महल इसीलिए पड़ा क्योंकि अत्यधिक ऊंचा था। जब ऊपर जब पहुंचते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम बादलों में विहार कर रहे हैं, बादलों में घूम रहे हैं, इसीलिए इसका नाम बादल महल पड़ा। तीसरा एक जवाहर महल है। जवाहर महल इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण महल हैं। विशिष्ट निर्माणों के अंदर बात करें तो यहाँ पर एक जयसलू कुआं बना हुआ है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था, इसीलिए इसकी महत्व है। और वैसे भी जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। तो जयसलू कुआं ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना था। आगे बात की जाए इसके बारे में तो एक जिनभद्र सूरी का एक संग्रहालय है, जैन संग्रहालय है, जैन जाति से संबंधित है, एक जैन संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर सबसे प्राचीन हस्तलिखित, राजस्थान की सबसे प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां मिलती हैं और ऐसे दुर्लभ अभिलेख मिलते हैं जो राजस्थान में कहीं भी नहीं पाए जाते। प्राचीन काल की पांडुलिपियां भी यहाँ पर मिलती हैं। ये कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में बात हो गई जो जैसलमेर के आपको याद रखने हैं। आगे अगर इस दुर्ग के बारे में हम अगर अंतिम टॉपिक देखना चाहें कि दर्शनीय, हमने सबसे पहले निर्माण की बात की, उसके बाद उपनाम की बात की, इसकी विशेषताओं के बारे में बात की और उसके बाद अंतिम टॉपिक है जैसलमेर के साके के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब कि राजपूत शासक जो राजा होते थे वो केसरिया करते थे और जो रानियां होती थी जो जौहर करती थी, ये जो सम्मिलित रूप होता था वही साके कहलाता था। जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। मैं विस्तारित तौर पर तो आपको कहानी के रूप में जब इतिहास पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा। एक बार सिर्फ साके को याद रखने का तरीका बता देता हूं कि साके कब कब हुए, कौन आक्रमणकारी था और किन शासक के समय हुए। जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले उनके बारे में याद रखनी पड़ती हैं सन। सबसे पहले याद रखनी पड़ती हैं सन। तो सन याद रखने की छोटा सा तरीका बताता हूं। सन आपको याद रखने 12, 13 और 15 याद रह जाएंगे। 12, 13 और 15 वापस याद रखने 50, 57 और 99। ये हो गई ईस्वियां। याद कैसे रखेंगे? 12, 13, 15, 50, 57, 99। 12, 13, 15, 50, 57, 99 ये तो हो गए सन जब जैसलमेर के साके हुए। उसके बाद हमें याद रखने हैं कौन कौन से शासक थे उस समय जैसलमेर में। तो पहले जो शासक थे वो थे रावल मूलराज। लेकिन रावल मूलराज और साथ में केसरिया हुआ था और जौहर भी किया गया था। लेकिन जो केसरिया किया गया था
वो रावल मूलराज के जो कुंवर थे, इनके जो बेटे थे कुंवर रतन सिंह केसरिया इनके द्वारा किया गया था। शासक रावल मूलराज थे, लेकिन इनके जो कुंवर थे कुंवर रतन सिंह, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानियों के नेतृत्व में जौहर हुआ था। दूसरे जो शासक के बारे में हमें याद रखना है वो थे उस समय रावल दूदा, ये याद रखना है। तीसरे जो शासक थे जिनके समय हुआ तो वो थे राव लूणकरण, ये शासक हो गए इस समय। और साथ साथ में इसमें जौहर भी था। और आधा शाखा इसीलिए कहा जाता है, 2.5 शाखे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों शाखों में तो साथ साथ में केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। तीसरा जो शाखा था जो 1550 में हुआ था, उसमें राव लूणकरण के द्वारा तो केसरिया किया गया, इनके द्वारा तो केसरिया किया गया था, इनकी युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी, लेकिन उसमें जौहर नहीं हुआ था, जौहर नहीं हुआ। कंधार के जो अमीर खां थे उन्होंने धोखा किया, षड्यंत्र किया, जिसके कारण जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे 2.5 शाखे कहा जाता है। अब ये तो हो गए शासक। अब अगर आक्रमणकारी की बात करें, आक्रमणकारियों की बात करें कि आक्रमणकारी कौन कौन थे, तो पहला जो आक्रमण हुआ था 1299 में, वो किया था दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। दूसरा जो था वो फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के समय। तीसरा जो शाखा था, तीसरा जो आक्रमण था वो कंधार के शासक थे जिन्हें अपने पद से निकाल दिया गया था, और वो सहायता मांगने के लिए आए थे अमीर खां, जो सहायता मांगने के लिए आए थे राव लूणकरण से सहायता मांगने के लिए आए, और अपने साथ कुछ डोलियां लेकर आए थे जिसने कहा था कि यहाँ इन डोलियों के अंदर हमारी बेग में बैठी हैं, और जिनमें शत्रुओं को छिपा कर लाए थे। और षड्यंत्र वंश युद्ध हुआ, लूणकरण जी को पता चल जाता है, युद्ध हुआ और जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर जौहर नहीं हो सका। तो ये 3 शाखे हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार इतिहास के अंदर हम इनके बारे में विस्तारित पढ़ेंगे, कैसे आक्रमण हुआ, आपको सीधे नॉर्मल याद रखने हैं। जैसलमेर के 2.5 शाखे, सन याद रखने का सीधा सिंपल तरीका है 12, 13, 15, 50, 57, 99। पहले शासक थे मूलराज, लेकिन कुंवर रतन सिंह के समय इन्होंने केसरिया किया और जौहर हुआ। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, राव दूदा, जौहर, फिरोज शाह तुगलक, राव लूणकरण, अमीर खां। ठीक है, केसरिया, लेकिन जौहर नहीं हो पाया, इसीलिए ये जैसलमेर के 2.5 शाखे कहे जाते हैं। जैसलमेर के बारे में मैं एक छोटी सी पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि जैसलमेर के किले के बारे में एक कहावत प्रचलित है। वो कहावत क्या है? वो कहावत ये है कि घोड़ा कीजे काट का पग कीजे पाषाण, घोड़ा कीजे काट का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का तब पहुंचे जैसान। यानी इनके बारे में कहा गया कि घोड़ा कीजे काट का, घोड़ा कीजे काट का मतलब हुआ लकड़ी, यानी घोड़ा बनाना चाहिए लकड़ी का। पग कीजे पाषाण, पग कीजे पाषाण, पाषाण का मतलब हुआ पत्थर, यानी घोड़ा कीजे काट का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे, बख्तर जिसमें राजा का जो पहनावा होता था, बख्तर कीजे लोहे का, लोहे का यानी बख्तर करना चाहिए, जो पहनावा था वो लोहे का बनाना। तब पहुंचे जैसान, तब जैसानगढ़ के किले पर पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में कहा गया ये कहावतें। धन्यवाद मित्रों।